Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology, debunking mythology. Sathology means science or truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. Sathology यानी कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, और mythology का अर्थ है मिथ, जो संस्कृत धातु है उसका अर्थ होता है झूठ, नकली, काल्पनिक। मतलब mythology मतलब हो गया झूठ, नकली, काल्पनिक की पढ़ाई या उसका विज्ञान। तो सतोलॉजी जो है आपका आइडेंटिटी बनाता है, आपका एक्चुअली स्वधर्म की तरफ लेकर जाता है। और मिथोलॉजी जो है आपको आइडेंटिटी की, आपकी जो पहचान है उसको हटाता है और एक तरीके से आपको लेकर जाता है एक स्वधर्म से दूर, आप इसका ऐसे बोल सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे शोज में देखिए कितने हम लोग पॉइंट्स लेकर आते हैं, कितने सारे डेटा पॉइंट्स रहते हैं, और सारे के सारे शोज रेफरेंसेबल हैं कि आप उसको बार में बात में सुन सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे शोज पे आते हैं सब के सब एक तरीके के अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। और बहुत सारे शोज होते हैं हमारे जो एक्चुअल जहाँ पे जो भी पुस्तकें मैंने लिखी है मैं वहां पे जाता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ। लिस्ट बहुत बड़ी है। अभी तक पिछले साल से 3-4 जगह ही हम लोग कवर कर पाए, जबकि मेरी लिस्ट में ऑलमोस्ट 150 से 200 जगह है जो रामायण महाभारत से कनेक्टेड है। और बहुत सारी जगह जो है वो भारत से बाहर है, तो परमिशंस मिलती नहीं है, क्योंकि हर जगह अमेरिकन सैंक्शंस लगे रहते हैं, तो हम कहीं जा नहीं पाते कहीं पर। तो अमेरिकन सैंक्शन से अमेरिकन को ही ज्यादा नुकसान होता है। आज हमारे साथ बहुत ही पॉपुलर है और उनके लेक्चर्स बहुत सालों से चल रहे हैं, वो जुड़ रही हैं। उनके आपने बाकी शोज भी देखे होंगे। तो लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुम लता केडिया। नमस्कार जी। नमस्कार। लोग मुझे बोलते हैं नमस्कार बोलिए, नमस्कार नहीं, तो मैं नमस्कार बोलूंगा वापस सर। नमस्कार जी 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 नमस्ते। नमस्ते। चलिए। सो कुसुम लता जी, लास्ट का जो आपका शो था चीन बहुत छोटा है, उस पे लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा प्रतिक्रिया आया है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। हम लोग कमेंट, पिछले शो के कमेंट्स को यूजर्स वहीं पे लिखें, और जब भी कुसुम लता जी को टाइम होगा तो वो वहां पे आपको रिप्लाई कर देंगे, अगर जब उनका समय मिलेगा। आज का जो विषय है 21st सेंचुरी, उसमें भूगोलिक स्थिति, क्या भारत की क्या पोजीशन होगी। लेकिन अगर हम देखें अभी 2014 से अब तक, भारत ने, मतलब जो नेतृत्व है भारत का इस समय देश का, उसने इतनी अच्छी पहचान, पुरानी सारी जो जो पिछले 70 साल और जिस 60 साल जो भी आइडेंटिटी थी उसको पूरा उसने खत्म कर दिया, एक नई आइडेंटिटी से शुरू किया। तो इसको आप 21वीं सदी में भारत का की नई पहचान बोलेंगे, या फिर भारत को 2014 में आजादी मिली। मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ। देखिए, ऐसा है कि भारत या कोई भी राष्ट्र एक चिन्मय सत्ता है, तो वो तो है। अब जो राजा है या जो हेड ऑफ स्टेट है या जो गवर्नेंस के सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो 1947 में अंग्रेजों की साजिश के साथ जो हुआ, नेहरू को इलीगल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, क्योंकि पावर नेहरू से या कांग्रेस से तो नहीं लिया गया था। खैर, तो इन लोगों का काम ही था कि भारत के जो आर्थिक संसाधन थे उनको फ्यूल एंड फॉडर बनाकर रखना, इंग्लैंड एंड एलाइज का। उन्होंने वो किया। 1914 में आते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राष्ट्रभक्त है, रामायण पढ़े हुए हैं, महाभारत पढ़े हुए हैं, रामचरितमानस पढ़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, प्रचारक हैं, जहां रोज प्रातः काल पिछले 93 साल से एक पाठ होता है जिसमें भारत के चक्रवर्ती सम्राटों का स्मरण होता है, अन्यों का भी स्मरण होता है, हमारे अत्यंत महाप्रतापी पूर्वजों का स्मरण है। तो हमारे नरेंद्र को भारत क्या है
इसका परिचय है। तो वो उस तरह से काम कर रहे हैं, जिसको आजादी मिली कि नई पहचान मिली, ये सब व्यर्थ बात मुझे लगती है। मुझे तो लगती है एक दुष्ट देशद्रोही दूसरे का एजेंट ने सत्ता अपने हाथ में लिया और उसका उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया। अब एक राष्ट्रभक्त सत्ता के शिखर पर है, तो वो राष्ट्र का परिचय दे रहे हैं और अच्छी तरह दे रहे हैं। उसको तो इसी तरह देखना चाहिए। अमेरिका की जो भू राजनीति है, उसने बहुत समय से एक एजेंडा, दुनिया का एजेंडा डिसाइड किया है, बहुत समय से। डिप्लोमेसी बोल लें या उसके स्ट्रेटेजी बोल लें। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है, मैं कल का भाषण देख रहा था उनका, मोदी जी का, मुझे इतना स्पष्ट दिखाई दिया कि भारत हैज अराइव्ड। ऐसा मुझे लगा कि भारत आ चुका है अभी। तो मुझे ऐसा लगा कि 2014 से 2023 तक तो प्रिपरेशन चल रही थी, लेकिन कल का स्पीच वाज क्लियर और इंग्लिश में बोला उन्होंने, धीरे धीरे बोला। वो मैंने लिंक आपको ऑलरेडी भेज दिया, आप बाद में देखिएगा। तो एक उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आई कि ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ मतलब एक तरीके से ये बोल दिया कि जैसे अभी WHO जो यूएन का एजेंसी है, एक एक पार्ट है जिसका इंडिया इज ए मेजर डोनर टू WHO। वहां पे दो दवाइयां थी जो भारत की किसी देश में, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये इनको मत यूज करिए, ओपनली एक्ट किया ताकि चाइनीज प्रोडक्ट्स वहां चले जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें कि चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल साउथ वर्सेस यूनाइटेड नेशंस, तो जो आज की जो राजनीति है, उसको आप किस तरह देखते हैं, भू राजनीति को पूरा? अब मैं देखिए थोड़ा अपने ढंग से चीजों को मैंने देखा है, तो हाँ, उस तरह मैं बात को शुरू करती हूँ। करें। मुझे ध्यान आ रहा है 2002 में, वो डायरी मुझे नहीं मिल रही है, मैंने बराबर लिखा था कि भारत युद्ध से थके, चिंतित, परेशान, डरे हुए, घबराए हुए यूरोप को, और इस यूरोप का मतलब अमेरिका भी था, रूस भी था, ये सब थे, इनको आश्वस्ति देगा। 2002 में न नरेंद्र मोदी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, 2004 में मनमोहन सिंह आ गए, लेकिन मुझे 2002 में ये सब साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र की अध्येता रही हूँ, थोड़ा बहुत दीन दुनिया को देख रही हूँ। तो मैं ऐसा किस आधार पर सोच रही थी, और जहां तक मुझे याद है 2007 से मैं काशी में राजसूय व्याख्यानमाला चला रही। तो मैं मूल विषय पर थोड़ा व्यवस्थित ढंग से आऊंगी। 21वीं सदी में चीजें पुनः अपना आकार ले रही हैं। जो जैसे था 19वीं शताब्दी में, जो एक दखलंदाजी हुई, जो एक अनुचित हस्तक्षेप हुआ, जो एक पैशाचिक हस्तक्षेप हुआ, पैशाचिक शब्द मैं प्रयोग कर रही हूं जिस लेवल पे मार काट, विनाश, नरसंहार, पशु संहार, वृक्ष संहार, पंच महाभूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं, विनाश की चेष्टा मूर्खता में हुई। तो ये 19वीं सदी में जो गड़बड़ियां हुई, ये 21वीं सदी में पुनः सेटल हो रही है, धूल सेटल हो। तो मैं 21वीं सदी की भू राजनीति को ऐसे देखती हूँ। 19वीं शताब्दी में, ये 21वीं है, 19वीं 20वीं यानी 1801 से 1899 19वीं हुआ, 1901 से 1999 20वीं हुआ। इस 19वीं शताब्दी में यूरोप फैला है। वास्को डिगामा कोलंबस से बताते हैं, यानी 1498 15वीं बीत चुका है। 16वीं 17वीं 18वीं में यूरोप की दृष्टि से बहुत कुछ घटित हुआ, लेकिन उस विश्व की दृष्टि से जिसका संपर्क स्पेन से आया, पुर्तगाल से आया, हॉलैंड से आया, बाद में इंग्लैंड और फ्रांस से आया, इन 5 से ही मूल संपर्क आया है। तो पहले 300 साल में इनकी उपस्थिति मार्जिनल है, सेंट्रल अमेरिका को छोड़ के। जो भू राजनीति वाला विषय है, इसका मेन फोकस है यूरेशिया या
मेरा जम्बू द्वीप, आपका जम्बू द्वीप, हम सभी मानवों का जम्बू द्वीप। फोकस ये है। तो जो मैं बात कर रही हूं उसमें ज्यादा संदर्भ इस यूरेशिया या जम्बू द्वीप से होगा। तो 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक, यानी 1799 तक यूरोप की या स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस की उपस्थिति जम्बू द्वीप के लिए मार्जिनल है। मार्जिनल भी कहना ज्यादा वजन देना है, नॉन सिग्निफिकेंट है। किसी भारतीय साहित्य में इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। 19वीं शताब्दी यानी कि 1801 से 1899 में इनकी उपस्थिति है और यूरोप का एक्सपेंशन है। यूरोप का ना बोले तो इंग्लैंड का एक्सपेंशन है। और 19th सेंचुरी की जो खास बात 21वीं शताब्दी की दृष्टि से मैं ले रही हूं, दो घटनाएं। पहली घटना है 1854 में, 1854 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक कमांडोर मैथ्यू सी पेरी का जापान में कुछ वो गन बोट डिप्लोमेसी करना, जापानियों को दबाना और जापानियों पर अनइक्वल इलीगल आर्बिट्रेरी ट्रीटी का लादना। और इस ट्रीटी के कारण जापानियों का आत्मसम्मान आहत होता है। और आत्मसम्मान आहत होने के बाद, जिसको मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं, मोटा मोटी उनके सम्राट के या उनके राजा राज्य व्यवस्था की पुनः स्थापना। सबको लगेगा इससे क्या लेना देना, 15 मिनट में समझा रही। और दूसरी 19वीं शताब्दी की जो बड़ी घटना थी वो थी यूरोप में बिस्मार्क के नेतृत्व में 200, 250, 300 छोटे छोटे नन्हे नन्हे इकाइयों का एक जर्मनी नेशन स्टेट के रूप में शेप लेना, उभरना। अभी ये पूरा जर्मन लोगों का इसमें इंटीग्रेशन नहीं हुआ, बड़ा हिस्सा छूट गया है। तो इन दोनों का जो इमर्जेंस है, यही 20वीं शताब्दी में दो वर्ल्ड वॉर का कारण है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वॉर। किसका? जापान में मेजी रेस्टोरेशन या जापान का उभरना, जो यूएस के हस्तक्षेप के कारण है, और बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी नाम के नेशन स्टेट का 1870 के आसपास उभरना या दिखना। इसके पहले जर्मनी नाम का कोई देश नहीं है। और इन दोनों के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। और इन दोनों के कारण दुनिया में सैकड़ों आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल एंड देयरफॉर ट्रांजिटरी नेशन स्टेट हैं, जो 21वीं सदी में पिघल रहे, मेल्ट कर रहे, खत्म हो रहे। तो इन दोनों घटनाओं का प्रभाव क्या हुआ? और इन दोनों घटनाओं के साथ कुछ घटनाएं और भी हैं। एक घटना है इंग्लैंड की। इंग्लैंड क्या है? यूरोप का एक मार्जिनल इलाका, जो बाद में ग्रेट ब्रिटेन का शेप लेता है। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को इकट्ठा करके, ये चारों इकट्ठा करके इतनी नन्ही इकाई है कि 1757 से 1760 में बंगाल के 3 जिलों से एक लैंड टैक्स इकट्ठा होकर इंग्लैंड चला जाता है और इंग्लैंड का टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल डबल हो जाता है। यानी विराट भारत का एक स्टेट बंगाल, जिसमें बिहार, आज का बिहार उड़ीसा भी शामिल है, इसके 3 जिलों का एक टैक्स, लैंड टैक्स, जो क्लाइव को जमा करना था बंगाल की ट्रेजरी में, न जमा करके बेईमानी से वो इंग्लैंड ले गया। और जब इंग्लैंड ले गया तो टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल डबल हो गया। तो ये इंग्लैंड नाम के देश को
अब महादेव जी की कृपा से या ब्रह्मा जी की कृपा से या किसकी कृपा से भारत के संसाधनों का भारत के संसाधनों पर अनुचित कंट्रोल आ गया। इलीगल, इमोरल केवल नहीं है, इमोरल तो है ही है, इलीगल। और किस अर्थ में इलीगल? आजकल का जो इंटरनेशनल लॉ है, क्या है इंटरनेशनल लॉ? फ्रेम बाय यूरोपियन पावर्स भी कहना है बेकार है, फ्रेम बाय यूरोपियन एंटिटीज, जो 19वीं शताब्दी में अपने को नेशन स्टेट कहते हैं, मोटा मोटी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और थोड़ा मोड़ा कुछ और। तो ये इंग्लैंड अपने नन्हे से एग्जिस्टेंस से निकल कर फैल रहा है। और नन्हा सा एग्जिस्टेंस इसका कब से है? 2-2.5 हजार साल से। कितने हैं? 10-5 लाख लोग भी नहीं है। कैसे रह रहे हैं? मेरा एक पूरा सीरीज चल रहा है 20वीं शताब्दी में इनकी हालत क्या है। 20वीं शताब्दी में कह रही हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पास इंग्लैंड के, जिसमें, या ग्रेट ब्रिटेन जिसको कह रहे हैं, मैं ग्रेट नहीं कहूंगी, ब्रिटेन, जिसमें चारों शामिल है, लोगों के पास भरपेट खाना नहीं है, भरपेट कपड़ा नहीं है, सर पे बराबर छत नहीं है, ठंड से बचने का उपाय नहीं है, मेडिसिन नहीं है। इस पर हम डिटेल में बात करें। तो ऐसा एक फिजूल सा देश इंग्लैंड खुद 19th सेंचुरी में दुनिया में बहुत जगह के संसाधनों पर आज के इंटरनेशनल लॉ के तहत इलीगल और दुनिया के सोच के तहत इमोरल गोल्ड मिलता है, और ये ले जा के वहां भरता है। इंग्लैंड के देखा देखी ऐसा फ्रांस भी करता है। स्पेन, पोर्चुगाल तो 19th सेंचुरी के पहले ध्वस्त हो चुके हैं, 16वीं और 17वीं में। हॉलैंड भी करीब करीब ध्वस्त हो चुका है। 19th सेंचुरी में दो मेजर पावर है, तो इंग्लैंड और फ्रांस है, जिसको 19th सेंचुरी का सुपर पावर बताया जाता है, और 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ का सुपर पावर बताते हैं। उस समय यह सुपर पावर शब्द नहीं है, ये सुपर पावर शब्द है पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो किसको चैलेंज करते हुए यूरोप में जर्मनी निकलता है, और जर्मनी के उद्भव के साथ एकदम एक तरह का अर्थक्वेक आता है। कहां पर? जियोपॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट है वहां पर। और दूसरी तरफ जापान में अमेरिकन कौन है? यूरोप के भगाए हुए, भागे हुए, सताए हुए, दुखी लोग। ये 19th सेंचुरी में इनका एक कमाडोर पेरी जाता है, कुछ कुछ करता है, जापानियों का आत्मसम्मान जागता है, मेजी रेस्टोरेशन होता है, और 1894 में 40 साल के अंदर जापानी एशियन मेनलैंड पर झपट्टा। इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं किस तरफ झपट्टा मारते हैं। ये जो कोरिया है, अब रूस थोड़ी है, रूस तो इलीगली इधर बढ़ाया है ना पैसिफिक तक। रूस कहां पर है? अरे यूरोपियन है ना। एशियन क्षेत्र में रूस का जार, ये पूरा जो हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में शिविर, या इसको सिविरिया कहें, यानी वहां मकान नहीं है, शिविरों में, टेंट में लोग रहते हैं, जिसको ये अब साइबेरिया कहते हैं। तो कम्युनिस्ट, ध्यान दीजिएगा, 21वीं शताब्दी में क्या होने वाला है? 21वीं शताब्दी में कम्युनिस्ट कोलोनियलिज्म, कम्युनिस्ट इंपीरियलिज्म टूटने वाला है। 20वीं शताब्दी में क्या टूटा था? इंग्लैंड का, फ्रांस का, हॉलैंड का, जिसका जिसका भी, यूरोपियन, जिसको ये कैपिटलिस्ट कहते थे, कौन कहते थे? कम्युनिस्ट लोग कहते थे, उनका इंपीरियलिज्म टूटा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तय हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टूट गया। तो इस जापान ने झपट्टा मारा किस पर? कोरिया पर, उस रूस पर जो यहां तक फैलाया था इलीगली, इसने झपट्टा मारा मंचूरिया पर। अब इसको चीन कहना स्टुपिडिटी की लिमिट है, क्योंकि वो तो मांचुओं का साम्राज्य है ना। तो चीन पर आक्रमण किया, वेरी स्टुपिड।
चीन तो बेचारा कहीं गुलामी में पड़ा हुआ है 300, 350, 400 साल से, 1611 से। किसकी गुलामी में? मांचुओं की गुलामी में पड़ा हुआ है। ये मांचू कौन है? ये भरतवंशी सनातन धर्मी राज परंपरा के लोग हैं। तो जापान झपट्टा मारता है, इनको दबोच लेता है 40 साल के अंदर। और जर्मनी बिस्मार्क के अंदर 1870 में खड़ा होता है। और 1 साल पहले या 1 साल बाद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, फ्रांस के पेरिस को शायद 1 साल पहले, 71 में है शायद 70 में, 1 साल पहले है शायद, फ्रांस के राजधानी पेरिस को कब्जा कर लेता है। तो अब जापान को कंटेन करने के लिए एक फर्जी, फर्जी को क्या कहेंगे, फर्जी को क्या कहेंगे, फर्जी, धोखाधड़ी, फ्रॉड से एक फ्रॉडुलेंट नेशन स्टेट, पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में खड़ा किया जाता है। ये खड़ा किया जाता है जापान को कंटेन करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इधर जो बिस्मार्क के अंदर जो जर्मनी खड़ा होता है, ये साफ कहता है कि भाई तुम लोग जाओ अपना, इंग्लैंड फ्रांस वाले इधर उधर, हमको तो यूरोप के बीच में अपनी जगह चाहिए। किसको जगह चाहिए? हूणों को जगह चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये मैं जियो पॉलिटिक्स पर जो बात कर रही हूँ, बहुत सी बातें पहली बार आप लोग को सुनाई देंगी, लेकिन ये सब पुस्तकों का हवाला हम ग्रेजुअली आपको देते जाएंगे। जर्मन शब्द हूण शब्द का अपभ्रंश है। ये कैसे कैसे आया है ये मैं बाद में एक दिन बता दूं। तो बिस्मार्क कहता है, और इसी बात को बाद में हिटलर भी कहता है, कि जहां जहां हूण लोग बसे हुए हैं वो जर्मन लैंड है, जिसको मिडिल यूरोप, मिडिल यूरोपा तरह तरह से कहते हैं, सेंट्रल यूरोप जो है। तो हमको अपना होमलैंड चाहिए, हमको अपना जगह चाहिए। और इस जगह चाहने में इस जर्मनी का पड़ोसी इंग्लैंड नहीं है, लेकिन इंग्लैंड थर थर कांप रहा है। क्यों? अगर इसका पड़ोसी फ्रांस है, जिसको ये एफिमिनेट स्त्रैण कहते हैं। कौन कहते हैं? इंग्लैंड वाले और जर्मनी वाले। तो फ्रांस को अगर इसने दबोच लिया, और दबोच लिया था 1 साल पहले, पेरिस पर कब्जा कर लिया था, सन मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मेरा क्या होगा? मेरा मतलब इंग्लैंड का क्या होगा? इंग्लैंड में जर्मनी को क्या इंटरेस्ट है? इंग्लैंड के इलीगल कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, जिसको अब मिसनोमर ये है एम्पायर। अरे एम्पायर का अर्थ क्या है, इस पर हम लोग आएंगे, इसके लिए महाभारत पढ़ना होगा, नारद सूत्र, शुक्र नीति, विदुर नीति। तुम लोग राजा नहीं जानते हो, राज्य नहीं जानते हो, साम्राज्य क्या जानोगे? साम्राज्य प्रजा वत्सलता होती है, प्रजा को ऐसे वत्स की तरह पालन करना, जैसे गो माता अपने वत्स, अपने बछड़े को जब दूध पिलाती है तो जीभ से चाटती। तो ये साम्राज्य नहीं है, ये इलीगल, पैशाचिक, डेमोनिक, जिसको हम कह रहे हैं एक्सट्रीमली वायलेंट, एक्सप्लॉयटेटिव कंट्रोल है। इसको इंपेरियलिज्म, या इंपेरियलिज्म का क्या अर्थ है मुझे नहीं पता, साम्राज्यवाद इसको नहीं कहा जा सकता। तो 19th सेंचुरी में जर्मनी एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करते करते 1914 में पहली यूरोपियन लड़ाई खड़ी होती है, जिसको ये वर्ल्ड वॉर कहते हैं। लड़ाई तो यूरोप में खड़ी हुई है। ये 1914 से जो लड़ाई शुरू होती है वो 1919 में खत्म होती है। 1919 में जो फिर 1939 में लड़ाई शुरू होती है, 1945 में खत्म होती है, और 20 साल का समय इंटर वॉर पीरियड कहते हैं। ये यूरोप के लिए भयंकर तनाव का समय है। किंतु यही 19th सेंचुरी एंड 1945 तक
हाफ ऑफ 20th सेंचुरी यूरोप के एक्सपेंशन का समय। एक्सपेंशन कैसा? कई प्रकार का, बहुत बड़े इलाके में धरती के इनका कंट्रोल होना, साम्राज्य नहीं। इंपीरियलिज्म का अर्थ मुझे पता नहीं इंपीरियल किसको कहते, लेकिन अगर साम्राज्य के अर्थ में है तो इंपीरियलिज्म नहीं, कॉलोनियल भी नहीं, सब मिसनोबर है। कॉलोनी नहीं बना रहे हैं ये लोग। ये लोग तो उसको एकदम, जैसे कि कोई एक जानवर शिकार करके दूसरे जानवर को मार काट फाड़ के खा जाए, ये वो है। कॉलोनी बसाना नहीं कर रहे हैं, ये कॉलोनियलिज्म नहीं है। ये गर्दन में दांत लगा के खून चूस रहे हैं, तो ये कॉलोनियलिज्म में नहीं है, कॉलोनीज नहीं बन रही है। तो मिड 19 सेंचुरी के बाद 1870 और 1854 के बाद जापान और 1870 के बाद जर्मनी, ये दो पावर आगे आ रहे हैं और इनके कारण भूचाल आ रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट यूरोपियन वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और यही समय है जब यूरोप में दुनिया से धन संपदा आ रही, ऐसी धन संपदा जो मनुष्य जाति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ तो मैं पाती हूँ हमारे यहाँ महादेव जी कई बार प्रसन्न होकर राक्षसों को, दैत्यों को कई बार वर देते हैं। हमारे यहाँ रावण भी है, महिषासुर भी है, भस्मासुर भी है, त्रिपुरासुर भी है, बड़े सारे असुर हैं। उनको महादेव जी सामान्यतः वर दे देते हैं, कई बार ब्रह्मा जी वर देते थे, फिर भगवान विष्णु आते हैं और उनका संहार करते हैं, कई बार जगदम्बा आकर उनका संहार करते। तो इस समय दुनिया की धन संपदा दोनों हाथों से आ रही है। कहा? मेनली इंग्लैंड में, फ्रांस में, लेकिन उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरे पूरे यूरोप में है। और जो यहाँ के भागे हुए लोग जाकर जहां बसे, जिसको अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, ये लोगों ने करीब करीब दोनों कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के संसाधनों पर कंट्रोल किया, वहां के लोगों को मारा काटा, कुछ नष्ट हो गए। जिस तरह नॉर्थ अमेरिका में मूल निवासियों का संहार हुआ है, लगता है कोई श्राप ही था उन पर, ऐसे थोड़ी कोई साफ हो जाते। तो 19th सेंचुरी यूरोप के ऐसे एक्सपेंशन का काल है जो संसार में किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी क्षेत्र के साथ नहीं हुआ, कम से कम मैंने नहीं पढ़ा। और ये जो एक्सपेंशन है, ये जो फैलाव है, ये फैलाव बहुमुखी है। धन आ रहा है, केवल धन नहीं आ रहा है, केवल सोना, केवल चांदी नहीं आ रहा है, खाने के सामान आ रहे हैं, केला आ रहा है, खीरा आ रहा है, चावल आ रहा है, इतनी चीनी आ रहा है, टोबैको आ रहा है, इतने तरह के खाने की चीजें हैं जो यूरोप वालों ने कभी देखा ही नहीं था। अच्छा, इसके साथ इनके पास कपड़े आ रहे हैं। भाई, कॉटन कपड़ा तो यूरोप वाले जानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि कॉटन वहां उगता ही नहीं है। कॉटन, जो कुछ आज जिन चीजों से यूरोपियन कल्चर को या फूड हैबिट को या ड्रेस हैबिट को या लाइफ स्टाइल को एसोसिएट करते हैं, वो सब तो ट्रॉपिकल प्रोडक्ट है। और ये सारे ट्रॉपिकल प्रोडक्ट 19th सेंचुरी में यूरोप आ रहे हैं। चीनी खाना इन्होंने तब सीखा, सिगार पीना, सिगरेट पीना, चाय पीना, कॉफी पीना, चॉकलेट खाना, तरह तरह की शराबें पीना, ये सब तो 19th सेंचुरी फिनोमेना है। आप हिस्ट्री ऑफ फूड पढ़िए या बहुत सारी इस तरह की चीजें पढ़िए। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग धंधे हैं, दुनिया भर की चीजें, उसका रॉ मटेरियल तो प्राइमरली ट्रॉपिकल कंट्रीज से आ रहा है। केवल रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, उसकी टेक्नोलॉजी भी वहीं से आ रही है। ये सब तो बहुत लिखा हुआ है। तो 19th सेंचुरी और पूरा 20th सेंचुरी यूरोप में
यूरोप में अमेरिका भी शामिल है, रूस भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ये सब लोग शामिल। तो यहाँ पर दुनिया भर से इलीगल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, लेकिन इस अभूतपूर्व इलीगल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज के बावजूद ये इसको संभाल नहीं पाए। ये इलीगल क्यों है? 10 रुपए का सामान ये 1 रुपए में ले रहे हैं, इसको ट्रेड थोड़ी कहते हैं। हमारी इच्छा के खिलाफ छीन के ले रहे हैं, 1 रुपया भी हिसाब वही खाते में दर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं इस 1 रुपए के बदले में हम तुमको सामान देंगे, जिस सामान की उन लोगों को या हम लोगों को जरूरत नहीं है, और वो 2 पैसे का सामान तुम 1 रुपए में दोगे। इसलिए मैं कह रही हूं इलीगल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज होता है। इसके बावजूद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये आपस में, हमारे यहाँ जय विजय है, विंद उपविंद है, कई बार कहानियां हैं, 2 भाई हैं, 2 राक्षस हैं, 2 दैत्य लड़ मरे। तो जर्मनी के साथ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका लड़ मरे, और इधर जापान के साथ रूस, अमेरिका, चाइना थोड़ी, मांचू एम्पायर लड़ मरा। तो इस लड़ मरने के फॉल आउट क्या क्या, एक। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इस विषय पर लिखी जाने वाली पुस्तकों में पूरी तरह अनुपस्थित है, वो है यूरोप गवर्नेंस नहीं जानता है। यूरोप 19वीं और 20वीं शताब्दी में स्टेट क्राफ्ट नहीं जानता है। यूरोप के ये देश बहुत छोटे छोटे हैं, किसकी तुलना में? मैं भारत में बैठी हूँ, भारत की तुलना में। कौन सा भारत? 15 अगस्त 1947 वाला नहीं, 14 अगस्त वाला, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 1922 वाला, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, इस सब के साथ, और 1870 वाला विराट जम्बू द्वीप। इस भारत की तुलना में, और 15 अगस्त 1947 के बाद वाले भारत की तुलना में, यूरोप के जो नेशन स्टेट हैं, जो 19वीं शताब्दी में बनते हैं, 20वीं में बिगड़ते हैं, 20वीं में बनते हैं, 20वीं में ही बिगड़ जाते हैं, 10 बार बनते हैं 20वीं शताब्दी में नेशन स्टेट, 10 बार मेल्ट करके गायब, इवापोरेट भी हो जाते हैं। फिर 21वीं शताब्दी, यानी अभी 22 साल बीता है, 23वां साल लगा, इस 22 साल में बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और इनकी बाउंड्रीज लगातार चेंज हो रही है। केवल एक उदाहरण, सोवियत रूस के टूटने के बाद आज से 30 साल पहले वो 16-18 जो देश टूटे हैं, अभी इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो जो सबसे खास बात मैं एम्फसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, 21वीं सदी की भू राजनीति में यूरोप यानी अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इनको गवर्नेंस नहीं आता, इनको स्टेट क्राफ्ट नहीं आता। इसलिए महादेव जी के आशीर्वाद का ये कुछ नहीं कर पाते, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते ये कंगले, भिखमंगे और नंगे। कहा क्या जाता है कि साहब 1970 के बाद, यानी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, फिर अमेरिका इनको मार्शल प्लान देता है। मार्शल प्लान के बाद यूरोप में अचानक बहुत जबरदस्त अभूतपूर्व संपन्नता आती है। इस संपन्नता 70 के दशक में दिखाई देती है, और 70 के दशक में चर्चा हो रही है सुपर पावर कौन। तो 21वीं सदी की भू राजनीति सुपर पावर की भू राजनीति है। 20वीं शताब्दी में कहा गया 1945 तक सुपर पावर इंग्लैंड, फ्रांस। अरे इनको जो पीट दिया उस जापान और जर्मनी को तुम सुपर पावर नहीं कह रहे हो। एनीवे, और 45 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, वो सोवियत, वो कम्युनिस्ट रशिया, सुपर पावर। साहब ये सुपर पावर होना कोई 25-50 साल के मामले होते हैं।
भारत तो सुपर पावर अनंत काल से रहा है। क्यों रहा है? स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस, राजकाज, राजा होना, रानी होना, सेना होना, राजकोष होना, इस पर विराट ट्रीटाइज है और हजारों लाखों साल की हमारी राजाओं की परंपरा है। तो थोड़ी सी बात मैं और कह के फिर रुकती हूँ। 20वीं शताब्दी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय खास बात हुई जिसने भू राजनीति को प्रभावित। पहला, जर्मनी से लड़ने के लिए एक्सिस पावर है, इसमें इटली भी जुड़ता है लेकिन उसकी कोई खास औकात नहीं है। टर्की तो न्यूट्रल रहता है, थोड़ा बहुत जर्मनी से दोस्ती वोस्ती करता है। और जापान, इससे लड़ने के लिए भारत से पहली लड़ाई में 15 लाख सेना जाती और दूसरी लड़ाई में 25 लाख सेना जाती। और ये सेना की बहादुरी का और सामर्थ्य का किस्सा ये है कि इंग्लैंड वाले जो विक्टोरिया क्रॉस और विक्टोरिया मेडल बांटते हैं, उसका 94 या 96% दोनों का, विक्टोरिया क्रॉस और विक्टोरिया मेडल का भारतीय सैनिकों को आता है। मोटा मोटी हिंदू सैनिकों को आता है। जो हिंदू सैनिक कह रही हूं, ओटोमन एम्पायर, बेहुदा शब्द, उस्मान का एम्पायर या टर्किश एम्पायर, ये टर्किश शब्द मुंह में लेने को तैयार नहीं है। इसके विखंडन के लिए तो मुसलमान, भारतीय जो मुसलमान थे वो तैयार नहीं थे ना। इराक में जब ये गए हैं और जो जो कांड हुआ है बसरा वाले मामले के बाद और बगदाद वाले मामले के बाद, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य 20वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के सबसे बड़े पावर, मिलिट्री पावर जर्मनी को हराने में उसकी सेंट्रल भूमिका, जिस पर जो आपका प्रश्न था, भारत में आए हुए जवाहरलाल नेहरू वाले 15 अगस्त 1947 वाली सरकार ने एक लाइन आने में, ये तो मैं पढ़ती बहुत हूं इसलिए इन चीजों को पढ़ा, चर्चिल डर रहा है जब वो, चर्चिल का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे 5 वॉल्यूम है, अपने वॉर कैबिनेट में वो चिल्ला रहा है कि तुम लोग भारतीय सैनिकों की भर्ती कर रहे हो, लड़ाई खत्म होने के बाद ये हमारे पीछे लात मार के हमको फेंक देंगे। तो भारतीय सैनिकों का सामर्थ्य एक, अब केवल सैनिक नहीं है, पूरा का पूरा जर्मनी से लड़ने का जो वॉर मटेरियल का सप्लाई है वो भारत है। कौन सा भारत? ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला नहीं, 15 अगस्त वाला। 15 अगस्त के पहले वाला अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, बर्मा भी है, नेपाल भी है, तिब्बत भी। इन सबसे वॉर सप्लाई जो जा रहा है, तो 20वीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो थिएटर्स ऑफ वॉर है उसमें क्रूशियल भूमिका भारत की है। भारत से इंग्लैंड का जो रास्ता है उस पर जर्मनी का, इटली का, टर्की का, जापान का कब्जा नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये तय हुआ, इतना बड़ा भारत, डर लग रहा है किसको? यूरोप को, अमेरिका को, रूस को। क्यों डर लग रहा है? क्रिश्चियनिटी में दीक्षित है, चर्च में दीक्षित है, इसलिए जो यूरोप के प्रबुद्ध लोग हैं, एनलाइटन लोग हैं, साइंस वाले हैं, रैशनैलिटी वाले लोग हैं, उनको डर नहीं लगता। तो किससे डर लग रहा है? मिलिट्री माइट,
economic might. Entire First World War and Second World War was financed by India. और ये 10 रुपए का सामान लेके उसका अपने बही खाते में 1 रुपया करना, फिर वो 1 रुपया इकट्ठा होके 1 लाख हो गया तो उसको डेप्रिशिएट कर देना, फिर उसमें दुनिया भर के बही खाते के खर्चे डाल देना, फिर कहना कि जी हमने तुमको सुरक्षित रखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुम पर आक्रमण नहीं हुआ, किसका, जर्मनी का, जापान का, इटली के लिए, तो उसका भी हर्जाना तुम दो, भारत से जो सेनाएं लड़ने गई उनका भी खर्चा तुम दो, ऐसा करके सब हिसाब का किताब करके 1 लाख का, यानी 10-10 रुपए का 1 रुपया करके 1 लाख हुआ, 1 लाख का 10,000 कर दिया। ये समझाने के लिए कह रही हूँ। तो 1947 में इंग्लैंड भारत का कर्जदार है, इसलिए भारत में सुभाष बाबू प्राइम मिनिस्टर नहीं, उनको नजरबंद होना पड़ रहा है, उनको अज्ञातवास में जाना पड़ रहा है। सरदार पटेल भी नहीं है, नेहरू है। इस स्टर्लिंग बैलेंस को भूल जाने, हिसाब किताब तो वही खाता, वो क्या करेगा, उसको गणित ही नहीं आता है। लेकिन जो गणित हिसाब, यानी 1 लाख रुपए का 10 रुपया देने को इंग्लैंड तैयार है, वो 10 रुपया देने की हैसियत, औकात, सामर्थ्य इंग्लैंड की नहीं है। कब? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1947। आज का समय मुझे लग रहा है पूरा हो रहा है, तो मैं आज के भाषण को कंक्लूड कर रही हूँ। आदित्य जी, मैं कितने मिनट और बोल सकती हूँ? आप 6 मिनट और, 6 मिनट और। ठीक है। तो आज के भाषण का जो सार है वो ये है कि 21वीं सदी की भू राजनीति को समझने के लिए 2 सेंट्रल है, इमरजेंस ऑफ जर्मनी एज ए नेशन स्टेट, इमरजेंस ऑफ जापान एज अ एशियन पावर, एज अ मिलिट्री पावर। दो, इन दोनों के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी जापान पर हम बाद में बात करेंगे। 21वीं सदी की भू राजनीति में जापान की सेंट्रल भूमिका है, जिस पर कहीं चर्चा ही नहीं, कहीं चर्चा नहीं, मानो जापान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जापान ही तो था जिस पर अमेरिका को एटम बम डालना पड़ा, 2, और 2 के बाद भी सरेंडर नहीं हुआ, और उस समय शायद अमेरिका के पास 6 या 8 एटम बम था। एनीवे, तो कैसा फर्जीवाड़ा करके, यानी फ्रॉड करके जापान को मिलिटरीली सरेंडर कराया गया था। एनीवे, तो जो मैं कंक्लूड कर रही हूँ, ये 2 लड़ाइयां हुई और इन 2 लड़ाइयों में भारत की सेंट्रल भूमिका थी। और एक बात जो मैं टच नहीं कर पाई, अगली बार लूंगी, कि जर्मनी को कंटेन करने के लिए यूरोप के भीतर अनेकानेक अनेकानेक छोटे छोटे नेशन स्टेट मैन्युफैक्चर किए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए। और मैंने बार बार कहा है, नेशन क्या है, राष्ट्र क्या है, चैतन्य चिन्मय इकाई है, और स्टेट उस नेशन का गवर्नेंस का इकाई है, या स्ट्रक्चर है, या ढांचा है। तो ये 20वीं और 21वीं शताब्दी में यूरोपियन पावर्स ने सभी जगह अनेकानेक इलीगल नेशन स्टेट्स बनाए। उस पर हम अगले भाषण में चर्चा करेंगे, क्योंकि आदित्य जी से बात हुई है कि हम लोग इस पर एक लंबा सीरीज चलाएंगे बात को थोड़ा समझने के लिए। तो ये सब 21वीं शताब्दी में यही यूरोपियन पावर्स को मेल्ट करना पड़ेगा, रब आउट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनको स्टेट क्राफ्ट नहीं आता है, ये सारा काम मूर्खों की तरह करते हैं, इलिटरेट, अनजान, अनस्किल्ड की तरह ये करते हैं। इसलिए रोज नई समस्या में फंसते हैं, रोज नई समस्या आती है। और इस 21वीं शताब्दी में
भारत अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करेगा, और जब स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करेगा तो सबको अभय देगा। मानव मात्र को नहीं, जीव मात्र को नहीं, भूत मात्र को अभय देना ही भारत होना है। नमस्कार। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले इधर। एक एक क्वेश्चन आता है इधर कि जैसे इनसिक्योरिटी, ये जो पाश्चात्य देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनकी इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। इनको लगता है कि जो मेरे से ज्यादा बढ़ रहा है आगे इन्फ्लुएंस में, तो वहां पे ये लोग सेनाओं को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कोलोनाइजेशन के बाद अभी भी मिलिट्री बेसिस चल रहे हैं। इंडियन ओशन में एक है, डिएगो गार्सिया, और ऑकस बनाया। ऑकस में इंडिया बाहर है, ओनली यूरोपियन नेशन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएसए। और ये चारों देशों की सेनाएं ओपनली चाइनीज वाटर्स में जा रही हैं। लेकिन आज तक ये नहीं देखा हम लोगों ने एशियन मिलिट्री अलायंस जो अटलांटिक ओशन में पेट्रोलिंग करे, ये नहीं देखा हम लोगों ने। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक तो ये लोग इस तरह आक्रमण करते रहेंगे, सेनाओं के माध्यम से करते हैं। ये मामला ये नहीं है, ये मामला है स्टोरी ऑफ जेनेसिस में, स्वर्ग से फेंक दिया धरती पर। हम्म। और दैट ओरिजिनल सिन ऑफ मैन वुमन फिजिकल रिलेशनशिप, हम्म। ये झंझट वहां फंसा हुआ है। इस पर हम लोग बात करेंगे तीसरे, चौथे या पांचवें भाषण में। आप देखिए हॉलीवुड में जो फिल्म बन रही है, हाँ। मतलब ऐसी स्टूपिड फियर की कहानियां हैं। हम लोग बचपन में तिलस्म पढ़ते थे, तोता मैना पढ़ते थे, चुड़ैल, भूत, प्रेत सब बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वार्म होते हैं, केयरिंग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं भारत में। और भारत नॉन क्रिश्चियन हर जगह, और वहां हर चीज डरा रहा है। कहीं चींटी से ही डर रहे हैं, कहीं मकड़ी से डर रहे हैं, कहीं मछली से डर रहे हैं। तो डर का मामला दूसरा है। लेकिन भारत पुनः इनको आश्वस्त करेगा। बच्चा रो रहा है तो माँ आश्वस्त करती है। भारत की भूमिका आश्वस्ति की भूमिका है। तो 21वीं शताब्दी में ये सब बड़े सुख चैन से अपने अपने घरों में सोएंगे। एक्चुअली सुख चैन तो आएगा नहीं, क्योंकि कर्म बहुत खराब है। तो सुख चैन आएगा नहीं, क्योंकि कर्म जो है, चाहे राजा करे या एक व्यक्ति पढ़े, लेकिन उसका उसका भुगतान पूरी प्रजा को करना पड़ता है। तो कर्म जी जी। कर्म थोड़ा अलग एंगल से चलता है। तो सुख चैन तो आने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म राजा सारे। कालस्य कारणम, तो जब राजा राजा जैसा होगा तो प्रजा में शांति होगी। एक्चुअली बोला जाता है राजा को अपनी प्रजा का 1/6 कर्म मिलता है। तो जैसी उसकी प्रजा होगी, उसका 1/6 पूरी प्रजा का कर्म। तो ऐसे देशों को कौन राष्ट्रपति कौन बनना चाहेगा अगर कर्म का ज्ञान है तो किसी को। जी। तो अगर प्रजा तो पुण्य करती है तो राजा को उसको 1/6 भाग मिलता है। तो देखिए, हम्म। अपने यहाँ भारत में तो बार बार कहा है ना, कलयुग और सतयुग चलता रहता है ना। एक का पुण्य बहुतों को खड़ा करता है। पुण्य करने वाले भी तो भरे हुए हैं ना। एनीवे, मैं बहुत आशान्वित हूँ। सब सुख से जिएंगे। और चलिए ये इसी। होगा 21वीं शताब्दी में, जब यूरोप सिकुड़ेगा और भारत उभरेगा। ये सूर्योदय की तरह होगा, और ये हो रहा है। ये दिख रहा है, एक्चुअली ये दिख रहा है। और ये दिख भी रहा है कि फाइनेंशियल, मिलिट्री, और क्योंकि ये सारे जो अर्थशास्त्र के जो टॉपिक्स हैं, जो है फाइनेंस है, मिलिट्री है, सोशल ऑर्डर है, ये दिख रहा है अभी ऑलरेडी। और लेकिन बीच बीच में हम लोगों को कभी कभी दिख जाता है, कोई इधर उधर के लोग लूज कमेंट्स करते रहते हैं, तो उधर वो भी दिखता है तो। रहेगा ना। समाज में विदूषक सदा होते हैं, दुष्ट भी सदा होते हैं, मुझे खटमल भी होती है, जुए भी होती हैं। और ये ब्रह्मा जी ने बनाया है। मुझे तो आपके साथ बात भारत करके सबको आश्वस्ति देता है। जी। मुझे तो आपके साथ बात करके बहुत आनंद आता है। और अच्छा, और दर्शकों को एक बात बताएं कि अगर आप लोगों को रामायण जहां जहां हुई, अभी हमारा एशिया का टूर लॉन्च होने वाला है, एशिया का।
इंडोनेशिया में से पपुआ नई गिनिया तक हम लोग बोट पे जाने वाले हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट्स में लिख दे। तो हम लोग बड़ा बोट हम लोग बुक कर रहे हैं, जहाँ पे जहां जहां सुग्रीव की सेनाओं ने छलांग मारी, हम उन सभी टापुओं पे जाएंगे। सो अरे वाह, वाह। तो मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई, नहीं तो मैं चलती। ये आपकी उम्र अभी तो शुरू हुई है जीवन। पिछला तो अभी मुझे याद 70 नहीं की ना। हो गई। जी जी जी। सो थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हैं मेरे साथ लाइव में, और जो यूट्यूब पे देखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़िए, मेंबर बनिए हमारे, और हमारा 12x डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स जरूर करिए। अभी उसके 97,000 स्टूडेंट्स हैव डन दैट कोर्स, इट्स अ रिकॉर्ड। और फीडबैक हम लोगों को कहीं से भी एक भी खराब नहीं आया, जबकि यहाँ पे जिनको कोई हिंदू बैकग्राउंड से थे ही नहीं, उन्होंने भी जब कोर्स किया, अब वो हरिनाम का जप कर रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ दैट कोर्स, फ्रॉम जीरो टू हीरो। और जुड़िए। और अभी जो योगा सूत्र का जो हमारा कोर्स है, अभी हम लोग अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके उसको सर्टिफाइड कोर्स बना रहे हैं, विच विल बिकम ए क्रेडिट कोर्स। तो जो योग में दे वांट टू गो ahead, we don't recognize officially, I'm saying we don't recognize American Yoga Alliance, even though it is a very powerful financial body, but we do not recognize because they don't teach actual yoga. And we also do not recognize many other yoga studios in North America who are actually teaching yoga on the basis of what they hear and say. If it is not based on Patanjali Yoga Sutra, it was never a yoga. So thank you very much. And Bhagavad Gita mein Yogeshwar is the word used for the god of yogis. So you must remember that. So Yogeshwar अगर नहीं है तो फिर योग भी नहीं है। ईश्वर प्रणिधान मीन्स योगेश्वर हैज टू बी देयर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड हम लोग मिलते हैं अगले शो में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।